Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the SIR के पर्सपेक्टिव से है। बिहार के अंदर वोटर्स के आइडेंटिटी को प्रूव करने के रिगार्डिंग में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ड्राइव है उसको चलाया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। उसी ड्राइव के डाटाज को शेयर करते हुए कहा गया है कि 98.2% जो बिहार के वोटर हैं उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया है। जो रिमेनिंग 1.8% वोटर हैं वो भी आने वाले समय के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सबमिट करेंगे और उसी के लेटर फेज के अंदर में जो फाइनल ड्राफ्ट है उसको यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्शन इश्यू किया गया था कि उनको अपने जो ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर हैं, बूथ लेवल के जो वर्कर हैं, उनको इंगेज करना चाहिए, जिससे कि इस ड्राइव के अंदर में जो टाइम बाउंड मैनर के अंदर वोटर्स को अगर कोई ऑब्जेक्शन करना है, कोई क्लेम करना है या अपने डॉक्यूमेंट्स को जो सबमिट करना है वो वर्क यहाँ पे हो सके। उससे अर्लियर फेज में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नए आईडी कार्ड्स हैं उनको भी इंक्लूड करने के लिए कहा गया। वो 3 आईडी कार्ड्स हैं जिसके अंदर आधार कार्ड को भी बताया गया कि आप आधार कार्ड को भी इस ड्राइव के अंदर में इंक्लूड कीजिए। जिन वोटर्स के पास में अदर जो आईडी नहीं है वो अपना आइडेंटिटी है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश है वो कर सकें। आपको आधार कार्ड के बारे में एक बेसिक जानकारी ये होना चाहिए कि आधार कार्ड जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर ये स्टेटमेंट है वो यूपीएससी के द्वारा पूछ लिया गया था। फिर आप देखिए कि एक इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आईडी कार्ड इश्यू किया जाता है जिसको कि हम एपी कार्ड के नाम से जानते हैं, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, जिसके अंदर में बेसिकली अल्फ़ाबेट्स भी हुआ करते हैं और न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ हैं वो भी होती हैं इस आईडी के अंदर में। फिर स्टूडेंट्स राशन कार्ड के बारे में है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की रिगार्डिंग में जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे इश्यू करता है। तो ये नए आईडी कार्ड हैं उनको इंक्लूड करने के लिए कहा गया। तो एसआईआर के बारे में इंफॉर्मेशन था। या यूपीएससी इस तरीके से कितने परसेंटेज ऑफ वोटर हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप देखिए कि यूपीएससी ऐसे सवाल हैं वो नहीं पूछा करता है। आपसे क्वेश्चन हो सकता है क्या फर्स्ट टाइम एसआईआर का ड्राइव कैरी आउट किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर में इलेक्टोरल रोल के बारे में मेंशन है, और इलेक्टोरल रोल को अपग्रेड करना, समय समय पे उसके रिगार्डिंग में जो वेरिफिकेशन के ड्राइव को कैरी आउट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट झारखंड के पर्सपेक्टिव से है, झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। एक प्रोटेस्ट के अंदर में शामिल होने की रिगार्डिंग में उनको रोका गया है। यहाँ पे कुछ पर्सन्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है उनका जो लैंड एक्विजिशन है उसके रिगार्डिंग में। तो यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि जो लैंड एज ए सब्जेक्ट है, ज़मीन का जो सब्जेक्ट है वो कौन से डोमेन के अंदर में है, क्या स्टेट लिस्ट के अंदर में आया करता है या कंकरेंट लिस्ट में ये हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, एवरी स्टेट गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग में यहाँ पे अथॉरिटी है। आप देखिए कि दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली के रिगार्डिंग में हम एनसीटी एक्ट को रीड करते हैं और इसी एक्ट के अंदर में हम रीड ये भी करते हैं कि 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि स्टेट लिस्ट का पार्ट हैं, बट दिल्ली का जो गवर्नमेंट है, जो यूटी का जो गवर्नमेंट है उसके डोमेन के अंदर में नहीं है। उसके डोमेन में कौन से वो 3 सब्जेक्ट नहीं हैं, एक लैंड नहीं है, एक पुलिस नहीं है और एक पब्लिक ऑर्डर है। लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में हुआ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे सेंसस का भी ड्राइव है। तो आप देखिए कि झारखंड के अंदर में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका एक कंटिन्यूस डिमांड होता है कि उस समय जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको एक सेपरेट कैटेगरी के अंदर में इंक्लूड किया जाए। सरना नाम का एक रिलीजन हुआ करता था जिसका वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता था और ब्रिटिश एरा के समय में जो सरना रिलीजन है, सरना का जो कैटेगरी है उसी के अंदर में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको वहाँ पे इंक्लूड किया गया था। बाद में आप देखिए कि इंडिपेंडेंस के बाद में वो प्रैक्टिस है वो डिसकंटिन्यूटी में आती है और कंटिन्यूस उनको हिंदुइज्म के अंदर में ऐड है वो किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनके प्रोटेस्ट के बारे में है कि 130 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसके अंदर में हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो सेंटर के अंदर में हो या स्टेट के अंदर में हो, 30 डेज़ के समय अगर उनको डिटेंड कर लिया गया किसी भी ऐसे सीरियस क्राइम के रिगार्डिंग में जिसमें उनको 5 ईयर का पनिशमेंट हो सकता है,
तो उनको पोस्ट से जो रिमूव है वो कर दिया जाएगा। अगर 30 डेज के अंदर रिमूवल नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली रिमूवल का कॉन्सेप्ट है 31st डे को। तो उसी को आप देखिए कि अपोजिशन है वो इसको इसके रिगार्डिंग में अपना जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया कि किसी भी तरीके से जो बेनिफिशरी हैं उनके रिमूवल के बारे में सेंटर का जो डायरेक्शन है वो नहीं है पंजाब गवर्नमेंट को। पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये यहाँ पे डिफरेंसेज है। एग्ज़ाम के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? एग्ज़ाम के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी यही होना चाहिए कि ये जो फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस कैटेगरी के अंदर में है, कहाँ पे किस एक्ट के थ्रू ये फूड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके थ्रू ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 2013 के थ्रू। नेशनल जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर में क्या क्या यहाँ पे प्रोविज़न है कि जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका 75% कि अर्बन एरिया के अंदर में आपको रूरल एरिया के अंदर में आपको 75% डिस्ट्रीब्यूशन को कैरी आउट करना है। 50% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका कहाँ पे होना चाहिए, वो आपका अर्बन एरिया के अंदर में होना चाहिए। मीन्स रूरल एरिया को यहाँ पे फोकस किया गया है। काफ़ी सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हुआ करती हैं हमारे रूरल एरिया के अंदर में जिनके पास में जो ज़मीन है वो नहीं होती है, तो लैंडलेस वर्कर के रूप से वो काम करते हैं। उनको प्रॉपर यहाँ पे जो फूड सिक्योरिटी है उसको अवेलेबल है वो करवाया जा सके। स्टूडेंट्स, लैंडलेस जो पर्सन है, लैंडलेस जो कम्युनिटी है, उनको आप देखिए कि ज़मीन देने के रिगार्डिंग में एक भूदान मूवमेंट है वो भी चलाया गया था इंडिपेंडेंस के बाद में। भूदान है, ग्रामदान है, कौन थे उसके लीडर? भूदान मूवमेंट के लीडर हैं वो कौन थे? यूपीएससी आपसे ऐसे सवाल मेंस के अंदर में भी पूछा गया है। भूदान मूवमेंट के बारे में यूपीएससी ने मेंस के अंदर में एक बार एक क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा आपको उन पर्सनैलिटी के बारे में भी पता होना चाहिए जब हमारे मूवमेंट के समय जो फास्टिंग का एक प्रोसेस होता है कि हमारे जो इंडिविजुअल जो सत्याग्रह हैं जो फास्टिंग को कैरी आउट करते हैं, फास्ट करते हैं अपने हाउस के अंदर में और अपना जो कमिटमेंट है वो शो करते हैं फ्रीडम के रिगार्डिंग में, तो वही एक लीडर हैं। उसके अंदर भी आप उनका नाम है वो रीड करते हो। क्या उनका नाम विनोबा भावे है या कोई अदर पर्सनैलिटी है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में, तो आप देखिए कि अंत्योदय अन्न योजना है, इसमें प्रायोरिटी जो हाउस होल्ड है उनको टारगेट किया जाता है और उसके अंदर में कुछ यहाँ पे जो ग्रेन्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अंत्योदय अन्न योजना के अंदर में, अंत्योदय अन्न योजना के अंडर में एवरी हाउस होल्ड को 35 kg का जो फूड ग्रेन है वो प्रोवाइड होता है मंथली बेसिस के ऊपर में। और जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर में आप देखिए कि पर पर्सन 5 kg का जो यहाँ पे ग्रेन है वो अवेलेबल करवाया जाता है मंथली बेसिस के ऊपर में। कौन कौन से ग्रेन्स हैं वो दिए जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि राइस को दिया जाता है। क्या यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री होता है जो राइस दिया जाता है? तो आप देखिए कि कुछ प्राइस होती हैं, काफ़ी सारा वो सब्सिडाइज हुआ करता है। 3 रुपये पर केजी के रूप से राइस यहाँ पे अवेलेबल होता है। वीट आप देखिए कि 2 रुपये पर केजी के रूप से अवेलेबल होता है। और कुछ ऐसे जो हमारे जो ग्रेन्स हैं, जो मिलेट्स हैं, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कुछ पार्ट में बाजरा दिया जाएगा, कहीं पे रागी दिया जाएगा और कहीं पे अलग तरीके का जो वहाँ पे जो मिलेट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर में अलग अलग पार्ट के अंदर में डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेन है, उनका डिफरेंट काइंड ऑफ जो मिलेट्स हैं उनका प्रैक्टिस है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नागालैंड के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि नागालैंड के जो गवर्नर हैं उनका ओथ सेरेमनी रहेगा, जिसमें जो ट्राइबल जो सेक्शन का कुछ यहाँ पे एसोसिएशन है, नागालैंड का जो ट्राइबल सेक्शन का जो एसोसिएशन है उनके द्वारा पार्टिसिपेट है, इनविटेशन को एक्सेप्ट है वो नहीं किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्वेश्चन होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानकारी ये होना चाहिए, क्या एक स्टेट का जो गवर्नर है वो अदर स्टेट का भी गवर्नर बन सकता है? मीन्स एक पर्सन के द्वारा वन टाइम के अंदर में क्या कोई 2 स्टेट्स को सर्व किया जा सकता है एज ए गवर्नरशिप के रूप से? तो यस स्टूडेंट्स, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के समय ये प्रोविज़न है वो एग्जिस्टेंस में आता है। और इसी तरह से आप देखिए कि जो मणिपुर के भी जो गवर्नर हैं, नागालैंड के गवर्नर का डेथ होने की वजह से अब जो वैकेंसी वहाँ पे क्रिएट हुआ है उसका एडिशनल चार्ज भी उनको दिया गया है। तो एक जो पर्सन है 2 स्टेट्स का या 2 स्टेट्स का जो गवर्नरशिप है उसको कैरी आउट है वो कर सकता है एक ही समय के अंदर में।
नेक्स्ट अगर हम बात करें जो गवर्नर का जो ओथ प्रोसेस है उसको किसके द्वारा एडमिनिस्ट्र किया जाता है, गवर्नर का जो ओथ प्रोसेस है उसको किया जाएगा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा स्टूडेंट्स? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा। अब आपको यहाँ पे ये जानकारी होना चाहिए कि नागालैंड के बारे में हम रीड कर रहे हैं, क्या नागालैंड के अंदर में हाई कोर्ट है क्या हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में कोई ऐसा हाई कोर्ट है जो 3-4 स्टेट्स को कवर किया करता है? स्टेट पीसीएस में ये सवाल पूछ लिए जाते हैं काफ़ी बार, 3-4 हाई कोर्ट आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उसको कवर किया करता है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैं वो उसके कंट्रोल में होती हैं। तो आप देखिए कि आसाम के अंदर में हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर में हुआ करते हैं, 3-4 स्टेट्स हैं वो उसके अंडर में हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि गुवाहाटी हाई कोर्ट है तो आसाम का जो स्टेट है, आसाम का उसी के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में है। फिर आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश भी उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में है, मिजोरम भी उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में है, मिजोरम भी उसके ज्यूरिसडिक्शन में है, और यहाँ पे जो नागालैंड है वो भी उसका पार्ट है। कुछ बेंचेज हैं वो सेटअप हैं, जैसे कोहिमा के अंदर में गुवाहाटी हाई कोर्ट का ही एक बेंच है वो वहाँ पे सेटअप है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा 3-4 जो स्टेट्स हैं उनको कवर किया जाता है। अब यहाँ पे क्यों ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा इस ओथ सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने से मना किया गया है? उनका रिजर्वेशन पॉलिसी के रिव्यू के रिगार्डिंग में एक डिमांड है कि रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको आप यहाँ पे रिव्यू करिए, उसको आप यहाँ पे कैरी आउट है वो किया जाए आपके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मतवाज नाम का जो कम्युनिटी है जो बांग्लादेश से इंडिया के लिए आए हैं, तो उन्हीं के आप देखिएगा आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, उनका जो ड्राइव है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, जो यहाँ पे पॉलिटिकल जो सेक्शंस का जो डिवाइड बताया गया है वो हमारे एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो मतवा जो सेक्ट है, मतवाज जो सेक्ट है वो किसके द्वारा सेटअप किया गया था। 19 सेंचुरी का वो समय है, 19 सेंचुरी के समय ऐसे हमारे जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जिनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो उन लोगों को आप देखिए कि कंबाइन करते हुए एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, हरिचंद ठाकुर हैं। हरिचंद ठाकुर के द्वारा बांग्लादेश के अंदर में इस मतवा कम्युनिटी है उसको सेटअप किया जाता है। मतवाज का जो सेक्ट है वो वहाँ पे सेटअप होता है, फिर इंडिया के लिए माइग्रेशन करते हैं। अब उनको जो बेनिफिट मिल सके, उनको यहाँ पे सिटीजनशिप दिया जा सके, उनका जो आप देखिए कि प्रॉपर बेनिफिट उनको मिल सके, उसी का ये जो ड्राइव है वो चलाया गया है उनके आईडी कार्ड्स के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अरावलीज के पर्सपेक्टिव, ये जो नाम जरूर से याद रखना, नाम क्या है? हरिचंद ठाकुर यहाँ पे नाम है, क्या नाम है? हरिचंद ठाकुर, हरिचंद ठाकुर हैं। 19 सेंचुरी के समय मतवा सेक्ट उनके द्वारा सेटअप किया गया। फिर आप देखिए कि हमारा जो टेरिटोरियल एरिया है उसके अंदर में वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो जियोलॉजिकल फीचर है अरावली का जो माउंटेन रेंज है उसके बारे में बताया गया है कि जो हरियाणा का जो सदर्न पार्ट है, हरियाणा का जो सदर्न पार्ट है, राजस्थान का जो एरिया उससे टच करता है, उस एरिया के अंदर में अरावली का जो माउंटेन रेंज है उसके अंदर में कैसे काफ़ी सारे जो क्रेशर हैं वो सिचुएटेड हैं, कैसे वहाँ पे जो क्रेशर है और ग्राइंडिंग का जो वहाँ पे प्रोसेस यूनिट है वो इम्पैक्ट करती हैं, वहाँ पे लोकल रहने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं उनका हेल्थ को वो इम्पैक्ट किया करती हैं। तो उसी अरावली के बारे में मेंशन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे किस एरिया से जो अरावली है वो पास किया करती है ये आपको पता होना चाहिए। तो सपोज कीजिए इंडिया का यहाँ पे मैप है, गुजरात का जो एरिया है, गुजरात से राजस्थान के लिए, राजस्थान से फिर आप देखिए कि सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा का रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद का जो एरिया है, गुरुग्राम का एरिया है, और फिर दिल्ली तक इसका जो एक्सटेंशन है वो आपको मिलेगा। अरावली का हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? अरावली का जो हाईएस्ट पीक है वो है स्टूडेंट्स गुरु शिखर। वो कौन सा है? गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है। कितना इसका हाइट है? 1722 इसका हाइट है। 17 हाइट को एक बार आप वेरीफाई करना, प्रॉपर हाइट मेरे को अभी याद नहीं है। गुरु शिखर इसका हाईएस्ट पीक है जो राजस्थान के सदर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अरावली के बारे में, क्या क्या मिला करता है इस माउंटेन रेंज के अंदर में, कौन से जो मिनरल्स हैं वो पाया करते हैं, तो आप देखिए कि सैंड स्टोन आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो सैंड स्टोन है वो यहाँ पे मिला करता है। सैंड स्टोन के अलावा जो लाइम स्टोन है वो भी मिलता है, सैंड स्टोन है, लाइम स्टोन है,
मार्बल भी मिलता है, मार्बल भी मिला करता है, ग्रेनाइट भी मिलता है, ग्रेनाइट है, लीड है, जिंक है, कॉपर है, ये बेसिकली यहाँ से मिला करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपने रीड किया होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में आप देखिए कि जो कॉपर का जो सप्लाई हुआ करता था, इन्हीं अरावली अरावली जो माउंटेन रेंज है वहाँ पे एक जगह है गणेश्वर, राजस्थान के अंदर में जो सीकर डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक छोटा सा टाउन है नीम का थाना, वहाँ पे आप देखिए कि कॉपर है, कॉपर वहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है। गणेश्वर नाम का जो गांव है उसके अंदर में आज भी वहाँ पे जो माइंस हैं वो सिचुएटेड हैं। फिर आप देखिए कि राजस्थान में एक जगह है खेतरी, खेतरी का जो कॉपर माइंस है वो तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और भी काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर में कॉपर के रिगार्डिंग में जो एक्सप्लोरेशन का जो ड्राइव है वो चलाया करती हैं कि उस एरिया में कॉपर का अगर और रिजर्व मिलता है तो उसका एक्सट्रैक्शन वहाँ पे किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो टू मच आप देखिए कि जो क्रेशर हैं उनका होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2009 के समय जो हरियाणा का जो पार्ट है गुरुग्राम एंड उस एरिया के अंदर में कम्प्लीटली बैन है उसको लगाया गया था। फिर उसके बाद में राजस्थान एरिया के अंदर में जो क्रेशर हैं वो शिफ्ट होते हैं और हमारा जो अर्बन एरिया में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, अर्बन एरिया में आप देखिए कि टू मच लोगों का अर्बनाइजेशन है, जो बिल्डिंग एक्टिविटी है वो कंटिन्यूस पार्ट है। तो कंटिन्यूस पार्ट होने के लिए जो मटेरियल का जो रिक्वायरमेंट है वो इन्हीं अरावलीज का जो इलीगल माइनिंग एक्टिविटी के थ्रू सप्लाई हुआ करता है दिल्ली के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट के कुछ बैन भी हैं बट कंटिन्यूस ये इलीगल प्रैक्टिस है वो एग्जिस्ट किया करती हैं। ह्यूमन बींग्स के ऊपर में क्या इम्पैक्ट हुआ है? ह्यूमन बींग्स का इम्पैक्ट ये है कि इस एरिया के अंदर में रेस्पिरेटरी जो डिजीजेज हैं वो इंक्रीज होने लगी हैं, रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होने लगी हैं। सिलिकोसिस का एक प्रॉब्लम होता है, स्किन का आप देखिए कि प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होने लगा है, इस स्किन से रिलेटेड जो एलर्जी है कंटिन्यूस डस्ट का प्रेजेंस होने की वजह से। ये ग्राउंड वाटर है उसका आप देखिए कि डिक्रीज हुआ है, उसका लेवल है वो डिक्रीज हुआ है। पीपल और फार्म है उन सभी को ये इम्पैक्ट करने लगा है। फार्म को कैसे इम्पैक्ट करेगा? अगर ग्राउंड वाटर जो यहाँ पे डिक्लाइन होगा तो नीचे से जो ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा जिसमें आर्सेनिक है, इम्प्यूरिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसको भी ये इम्पैक्ट है वो यहाँ पे करेगा। तो ये बेसिकली आप देखिए कि हमने अरावलीज के बारे में देखा, अरावली का यहाँ पे प्रॉब्लम देखा। अरावली का आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस है जो रायसीना हिल्स का एरिया सिचुएटेड है, तो आप देखिए कि जो पावर सेंटर है इंडिया का ये भी अरावली का ही एक्सटेंशन है। दिल्ली के अंदर में आप दिल्ली रिज के बारे में रीड करते हो, दिल्ली रिज का जो एरिया है जिसको कि लंग्स ऑफ दिल्ली भी हम कंसिडर करते हैं, वहाँ पे भी आप देखिए कि अरावली का ही एक्सटेंशन उसको काउंट है वो किया जाता है। और दिल्ली के बाद में जो हरिद्वार तक का एरिया है वहाँ पे अंडर द ग्राउंड ये जो अरावली माउंटेन रेंज है उनका एक्सटेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, गुरु शिखर का जो हाइट है वो एक बार आपको चेक करना है। गुरु शिखर का हाइट आपको चेक करना है। वहाँ पे आपको जो होमवर्क क्या दिया गया था कि जो भूदान मूवमेंट है वो किसके द्वारा चलाया गया था और इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंदर में किसका वहाँ पे रोल था। फिर आप देखिए कि रिसेंटली हमारे डॉग्स के रिगार्डिंग में जो कम्युनिटी डॉग्स के रिगार्डिंग में जो जजमेंट डिलीवर हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसकी के बारे में मेंशन किया गया। अर्लियर फेज के अंदर में कम्प्लीटली जो उनको ये कैरी आउट करने के बारे में कहा गया था, शेल्टर होम्स के अंदर में उनको लेके जाना है, उनका नंबर्स को कम्प्लीटली डिक्लाइन करना है। अभी ऑर्डर को चेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऑर्डर को चेंज करते हुए क्या कहा गया कि यहाँ पे जो वैक्सीनेशन प्रोसेस के बारे में उनको वापस से रिलीज है वो कर देना है और कुछ ऐसे डॉग्स को वेरीफाई करना है अगर वो फिट नहीं है वापस से कम्युनिटी एरिया के अंदर में या उनके द्वारा अटैक किया जा सकता है, या आप देखिए कि एग्रेसिव हैं या जो रेबीज है उनका अगर उसमें प्रॉब्लम है तो उनको वापस से जो रिलीज है वो नहीं किया जाएगा। अब अगर हम बात करें इंडिया, आप देखिए कि हाईएस्ट जो बर्डन है रेबीज का, जो हाईएस्ट बर्डन है उसको इंडिया है वो कैरी आउट करता है। रेबीज का जो बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर डॉग्स का प्रेजेंस होता है जो एग्रेसिव डॉग्स हैं तो ये आप देखिए कि ह्यूमन बीइंग का लाइफ को भी इम्पेक्ट करता है। कैसे इम्पेक्ट करता है? जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रंस का जो मूवमेंट है उस एरिया के अंदर में डिक्लाइन होता है। इसके अलावा उनका जो प्लेइंग एक्टिविटी है उसको भी ये इम्पेक्ट करता है। प्लेइंग एक्टिविटी के अलावा अगर हम बात करें तो डेली लाइफ का आप देखिए कि जो मूवमेंट है वो अगर बाइट कर लिया जाता है तो जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं। यहाँ पे एक अल्टरनेटिव जो टेंशन है वो क्रिएट हो सकता है। अब यहाँ पे क्या करने का ज़रूरत है? प्रॉपर वे के अंदर में आप देखिए कि कंपेशन है उसको कैरी आउट किया जाए इस प्रैक्टिस के अंदर में। तो 70% के आसपास हमारे यहाँ पे जो डॉग्स हैं जिनको कि
आप देखिए कि जो टारगेट किया जाता है 70% के आसपास, जो ABC रूल्स के अंडर में बताया गया है। तो ये नंबर्स को इंक्रीज किया जाए, अथॉरिटीज अपना जो वर्क है उसको कम्प्लीटली कैरी आउट करें। और डॉग का हमारा सोसाइटी के अंदर में भी प्रेजेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, रोडेंट्स के कंट्रोल के लिए, और फूड वेस्ट के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में। फूड का जो वेस्ट है उसको आप देखिए कि मैनेज करने के अंदर में उनका एक रोल है वो प्ले हुआ करता है। फिर गजा स्ट्रिप के अंदर में फेमाइन के बारे में है। रोम बेस जो अथॉरिटी है IPC, जिनके द्वारा अपने क्लासिफिकेशन के अंदर में बताया गया कि जो मैन मेड जो फेमाइन क्रिएट हुआ है, इसको आप देखिए कि कंटिन्यूस यहाँ पे रोकने का ज़रूरत है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के रिगार्डिंग में जो इम्पैक्ट करने लगा है वहाँ पे, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वहाँ पे ह्यूमन बींग्स जो भी प्रेजेंट है गजा स्ट्रिप के अंदर में, उनको किस तरीके से इम्पैक्ट है वो करने लगा है। तो बियॉन्ड एक्सप्रेशन, बियॉन्ड कंसर्न, आप देखिए कि ये सिचुएशन वहाँ पे हुआ है। हेल्थ अथॉरिटीज़ को भी टारगेट किया गया। तो इस तरीके से जो ग्लोबल अथॉरिटीज़ हैं उनको इंटरवेन है वो करना चाहिए इस क्राइसिस को रोकने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 130 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जिसको कि पार्लियामेंट के अंदर 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, अभी एक्ट नहीं बना है, और जो प्रेसिडेंट के असेंट के बाद में एक्ट बनेगा। यहाँ पे रिमूवल के बारे में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर का रिमूवल रहेगा, चीफ मिनिस्टर का रिमूवल रहेगा, और जो मिनिस्टर हैं चाहे सेंटर के अंदर में हो या स्टेट के अंदर में हो, उनका भी रिमूवल रहेगा अगर वो 30 डेज तक कंटिन्यूस डिटेंड होते हैं किसी सीरियस चार्जेज के रिगार्डिंग में, जिनको 5 ईयर का जो यहाँ पे पनिशमेंट है वो हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस रेज होते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे रेज ये होते हैं कि ये जो रिमूवल का जो प्रोसेस है वो कौन से आर्टिकल के अंदर में मेंशन है। तो आर्टिकल 75 के अंदर में मेंशन है, आर्टिकल 164 के अंदर में मेंशन है, और अगर जो यहाँ पे हमारी यूटी हैं, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उनके रिगार्डिंग में भी नए बिल हैं वो लाए जाएंगे। बिल के ही जो अलग अलग पार्ट हैं जिसमें उनका वहाँ की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी हैं उनका रिमूवल को अलाउ है वो किया जा सके। अगर रिलीज होते हैं तो फिर से उनको अपना पावर के अंदर में रीस्टोर है वो कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, इस एक्ट के रिगार्डिंग में दिल्ली के पर्सपेक्टिव से जो आर्टिकल 239 AA है, डबल ए है आर्टिकल 239, उसको भी आप देखिए कि 2/3 मेजोरिटी के थ्रू पास करना होगा। 2/3 मेजोरिटी है उसका रिक्वायरमेंट रहेगा अगर बिल को यहाँ पे पास है वो करवाना है। प्रेजेंट समय के अंदर में हमारे कौन से ऐसे लॉ हैं जो एग्जिस्ट किया करते हैं यहाँ पे। प्रेजेंट समय के जो लॉ हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के थ्रू में है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 8 है, जिसका क्लोज 4 है, वो क्या बताता है। क्लोज 4 बताता है कि यहाँ पे अगर किसी पर्सन का जो कन्विक्शन है वो मोर देन 2 ईयर का हुआ है या 2 ईयर का कन्विक्शन है, तो आप देखिए कि एक तो कन्विक्शन के बारे में है। कन्विक्शन अगर 2 ईयर या मोर देन 2 ईयर का है तो उनको कुछ समय के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये प्रोविजन कैसे आता है, लिली थॉमस नाम से एक केस है, लिली थॉमस नाम का एक केस है 2013 का, उसके थ्रू ये एग्जिस्टेंस में आता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, अपील भी अगर किया जाता है तो भी वहाँ पे उनको डिस्क्वालीफाई है वो कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 2016 के अंदर में कहा था कि जिन पर्सन्स के ऊपर में सीरियस चार्जेज हैं, इलेक्शन कमीशन ने 2016 में कहा था कि जिन पर्सन्स के ऊपर सीरियस चार्जेज हैं उनको आप यहाँ पे चार्जेज फ्रेम हुए हैं कोर्ट के द्वारा, उनको भी डिस्क्वालीफाई है वो कर देना चाहिए। अगर हम बात करें क्रिमिनलाइजेशन का इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर में, तो हमारे 46% ऐसे MP हैं जिनके ऊपर में क्रिमिनल चार्जेज हैं। अगर कोई पर्सन क्रिमिनल चार्जेज हैं तो उसका जो विनिबिलिटी के जो चांसेज हैं वो भी ज़्यादा हैं। कंट्री के अंदर में 45% ऐसे MLA हैं जिनके ऊपर में क्रिमिनलिटी है, उसके चार्जेज हैं, क्रिमिनल चार्जेज उनके ऊपर लगे हुए हैं। और क्रिमिनल पर्सन का विनिबिलिटी के जो चांसेज हैं उसको लार्जर बताया गया है। तो ये आप देखिए कि इस सिचुएशन को देखते हुए हमें डीक्रिमिनलाइज है वो करने का ज़रूरत है। बट बिल यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्रोविज़न है उसके रिगार्डिंग में भी कंसर्न्स को क्रिएट करता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपना कंटिन्यूस जो पोजीशन है उसको लॉस कर सकेंगे। पुलिस एक्शन को भी उनके अगेंस्ट में यूज हो सकता है। तो अपना पोजीशन लॉस के रिगार्डिंग में यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट होता है कि उनके द्वारा अपना जो पोजीशन को लॉस किया जा सकता है। पुलिस अथॉरिटी अगर उनको किसी भी सीरियस चार्ज के अंदर अक्यूज्ड करते हुए 30 डेज के लिए डिटेंशन कर लेंगे तो उनका आप देखिए कि पोस्ट से रिमूव है वो कर दिया जाएगा। पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है उसको ये अंडरमाइन कर सकता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पुलिस स्टेट के रिगार्डिंग में कंसर्न है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक
केस है अर्नब रंजन गोस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रॉपर बैलेंस को इस्टेब्लिश करने का ज़रूरत है। और यहाँ पे जो लॉ है, जो कानून है, वो ऐसा टूल ना बने जिसके थ्रू टारगेट है वो किया जा सके। लॉ जो है वो ऐसा टूल ना बने जिसमें टारगेट है वो किया जा सके। तो समय के साथ में बैलेंस को इस्टेब्लिश करने का ज़रूरत है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको इंश्योर करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डीआरडीओ के द्वारा मल्टी लेयर जो डिफेंस सिस्टम है उसका टेस्टिंग किया गया। मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके अंदर में आप देखिए कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस जो प्रोसीजर है, चाहे इसके अंदर में सरफेस टू एयर मिसाइल हो या जो अदर प्रोविंस है उसको भी इंक्लूड है वो किया गया। तो डीआरडीओ का ये टेस्टिंग हुआ है। यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट ने उन्होंने कहा है कि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाए गए, रसिया का जो वॉर है उसको स्टॉप करने के रिगार्डिंग में उनके प्रोविज़न हैं। बट आप देखिए कि इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में जिस तरीके से टैरिफ लगे हैं वो हमारे एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट किया है। अदर जो कंट्रीज़ के हम एग्रीमेंट साइन के रिगार्डिंग में या अदर मार्केट्स हैं वो अवेलेबिलिटी हमारे अथॉरिटीज़ के द्वारा देखा गया। इंडियन जो डिप्लोमेट हैं उनके द्वारा डिस्कस ये किया जाएगा कि आने वाले समय के अंदर जो ट्रेड डील है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आए यूएस के साथ में। और गगनयान मिशन के रिगार्डिंग में आप देखिए कि एक ड्राइव यहाँ पे कंडक्ट हुआ। 23 अगस्त का जो डे है वो हम स्पेस डे के रूप से भी सेलिब्रेट करते हैं। अब ये ड्राइव क्या कंडक्ट हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये हेलीकॉप्टर पता होना चाहिए। हेलीकॉप्टर का जो नाम है वो क्या है, चिनूक नाम है। चिनूक इस हेलीकॉप्टर का नाम है। फिर आप देखिए कि जो यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट हुआ है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट के थ्रू यहाँ पे पैरासूट बेस्ड डिसलरेशन सिस्टम है उसको यहाँ पे यूज किया गया है। अब आप देखिए ये गगनयान मिशन के अंदर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। गगनयान मिशन के अलावा हमारा स्पेस स्टेशन को भी सेटअप करना है, उसके रिगार्डिंग में नेशनल एस्पिरेशन को बताया गया है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। और स्टूडेंट्स इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में है कि इन्वेजिव स्पीसीज कैसे अंडरमाइन करती हैं हमारा जो कोस्ट है उसको कैसे डील करना होता है, चाहे वो प्लांट का इन्वेजिव स्पीसीज हो या आप देखिए कि एनिमल्स का इन्वेजिव यहाँ पे स्पीसीज हो। तो स्टूडेंट्स उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करते हुए ये कहा गया कि जो नेटिव स्पीसीज का जो 2.2 ट्रिलियन के आसपास जो डैमेज है वो होता है यहाँ पे। फिर आप देखें कि इकोनॉमिकल जो कॉस्ट है, जो बायोलॉजिकल इन्वेजन के थ्रू जो इकोनॉमिकल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होता है। इंडिया के अंदर में आपको यूरोप के अंदर में वैसे तो हाईएस्ट इम्पैक्ट होता है, बट इंडिया के अंदर में भी आप देखें कि काफ़ी सारा जो इम्पैक्ट है वो होने लगा है। कैसे ये इन्वेजिव स्पीसीज हैं वो आने लगती हैं, ये इन्वेजिव स्पीसीज आया करती हैं जो ट्रेड है उसके बाई प्रोडक्ट के रूप से। अगर ट्रेड को कैरी आउट किया जाता है तो उसके बाई प्रोडक्ट के रूप से जो शिप्स के अंदर में जो बेलास्ट वाटर जो हुआ करता है उसके थ्रू भी यहाँ पे जो इन्वेजिव स्पीसीज है उनका मूवमेंट है वो होता है। बांदीपुर जो नेशनल पार्क है उसके अंदर में आप देखिए कि लेंटेन नाम का जो प्लांट है उनको बताया गया है कैसे वो ड्राई सिचुएशन के अंदर में एक फायर का जो इम्पैक्ट है वो कर सकते हैं, उसका यहाँ पे फोटो में शो किया गया। नासा के द्वारा अपना मार्स मिशन के रिगार्डिंग में जो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया गया उसके बारे में है। मार्स के ऊपर नहीं है, एक लैब के अंदर में ये है। तो क्लाउड ब्रस्ट का सिचुएशन के बारे में है स्टूडेंट्स, कैसे ये क्लाउड ब्रस्ट का सिचुएशन क्रिएट होता है। लास्ट ईयर सिविल सर्विस मेंस के अंदर में क्लाउड ब्रस्ट का जो फिनोमिना है उसके बारे में बताया गया था और ये ऑलरेडी हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं। रिसेंटली हमारे यहाँ पे जो किश्तवाड़ का एरिया है वहाँ पे भी इंसिडेंट देखने के लिए मिला था। फिर स्टूडेंट्स एक डिसेप्शन के बारे में भी था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में एक्स गार्ड नाम का जो डिसेप्शन है, एआई एनेबल जो डिसेप्शन हमने यूज किया था, जो कि इजराइल के राफेल के द्वारा उसको डेवलप किया गया है। कैसे वो प्रिसीजन है जो डिसेप्शन है उसके रोल के हमें बेनिफिट प्रोवाइड किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सूडान के बारे में है, वहाँ पे कंटिन्यूस वायलेंस है। सूडान को लोग क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं, जिससे कि रेड सी के ऊपर में अपना जो कंट्रोल है उसको सेटअप कर सकें, इस वजह से सूडान को वहाँ पे कंट्रोल करने का कोशिश किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें म्यांमार के बारे में है कि रेबल ग्रुप के द्वारा एक ब्रिज है जो 1901 के समय का था उसको कोलैप्स किया गया है। इजरायली फोर्सेज के द्वारा जो गजा के अंदर टारगेट किया गया उसके बारे में है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉर्दर्न कोरिया और सदर्न कोरिया के पर्सपेक्टिव से जो मेंशन है वो हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें श्रीलंका के बारे में है, श्रीलंका के जो फॉर्मर लीडर जिनको अरेस्ट किया गया वो उसको कंडेम किया है अपोजिशन का जो लीडर्स के द्वारा।
तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।